हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं आशा करती हूँ आज सभी स्वस्थ होंगे और मंगल में होंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी की कक्षा छठी की सामान्य अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का अध्याय नंबर 4, जिसका विषय है इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। इतिहास की समय रेखा एवं उसके स्रोत। थोड़ा पेन डार्क ले लेते हैं। यस, तो आज हम समय रेखा के विषय में पढ़ेंगे और उसके सोर्सेज के विषय में पढ़ेंगे। आपको स्क्रीन पे ईएचकार की एक डेफिनेशन दिखाई दे रही है। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के मध्य एक अनवरत संवाद है। इतिहास क्या है? अतीत एवं वर्तमान, यानी पास्ट एवं प्रेजेंट। पास्ट एवं प्रेजेंट के बीच में एक अनवरत संवाद है। यह संवाद है आज के समय एवं कल यानी बीते समय के समाज के मध्य। आज के समाज के मध्य और बीते हुए समाज के मध्य। हम अतीत के आलोक में ही वर्तमान समाज को पूर्णतः समझ सकते हैं। हम अतीत को देखते हुए ही जो है वर्तमान को समझ सकते हैं, यानी पास्ट के उससे ही हम प्रेजेंट को समझ सकते हैं। राष्ट्रीय संग्रहालय, ये हमारा राष्ट्रीय संग्रहालय की पिक आपको दिखाई दे रही है। नेशनल म्यूजियम, ये हमारा कहाँ पर है? नेशनल म्यूजियम नई दिल्ली में। ऐसे संग्रहालयों में अतीत से संबंधित उन वस्तुओं जैसे मूर्ति, सिक्के और आभूषण आदि को संरक्षित किया जाता है, जो हमें अपने इतिहास को समझने में सहायक सिद्ध होती है। क्या क्या स्टोर करके क्या क्या रखा जाता है नेशनल म्यूजियम में, जो कि हमारा न्यू दिल्ली में है। उसमें अतीत से संबंधित वस्तुओं को, जैसे मूर्ति, सिक्के, आभूषण। अब पर्सन बनते हैं, जो महत्वपूर्ण पर्सन बनता है। हम ऐतिहासिक काल की गणना यानी काउंटिंग किस प्रकार करते हैं। इतिहास को समझने के लिए विभिन्न स्रोत, जो डिफरेंट सोर्स हैं, वो हमारी किस प्रकार हेल्प करते हैं। आदि मानव किस प्रकार रहता था। तो इस तरीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर हैं। हम अतीत का अध्ययन किस प्रकार करते हैं, आइए विचार करें। आपकी अपने अतीत की सबसे पुरानी मेमोरी कौन सी है, यानी स्मृति कौन सी है? जब से आप पैदा हुए हो उस समय से आपकी सबसे जो ओल्ड मेमोरी है वो कौन सी है? क्या आपको याद है कि उस समय आपकी एज कितनी थी? जो मेमोरी आपकी या आपको लर्न है, उस समय आपकी एज क्या थी? 5 या 6 वर्ष पूर्व, क्योंकि 6 क्लास के बच्चों की बात हो रही है। यह सभी स्मृतियां आपके अतीत का हिस्सा है। आपको क्या लगता है, अतीत को समझने में हमें वर्तमान विषयों को समझने में कैसे सहायता मिलेगी? आइए बात करते हैं। आपको विज्ञान की कक्षा में पता चलेगा कि पृथ्वी का एक बहुत ही लंबा इतिहास है। पृथ्वी का कैसा इतिहास है? बहुत ही लंबा इतिहास है, जिसमें से हम मानवों का इतिहास, जो हम मानव है, ह्यूमन बींग्स है, उनका इतिहास नवीनतम और एक छोटा सा भाग है। आप ये पिक्चर्स यहां पर देख पा रहे होंगे, यानी जो लाइट ब्लू जो एरिया है वो अरबों वर्ष पूर्व का है। जो डार्क ब्लू है वो करोड़ों वर्ष पूर्व का है। और जो आप ग्रीन देख रहे हैं वह वर्षों पूर्व का है। यानी पृथ्वी पर जीवन के विकास और उद्भव के कुछ प्रमुख चरणों का
समय रेखा यहाँ पर दिखाई गई है। देखिए, प्रथम कोशिका का विकास, यानी पृथ्वी जो हमारी है 4.54 अरबों वर्ष पूर्व की है। अब इस पर प्रथम कोशिका का जन्म होता है, जो कि आपको यहां दिखाई दे रही है, फर्स्ट सेल। 2.33 वर्ष पूर्व, 2.33 वर्ष पूर्व वातावरणीय ऑक्सीजन। उसके बाद 1 अरब वर्ष पूर्व जीवाणु का जन्म हुआ। किसका जन्म हुआ? अर्थ के ऊपर जीवाणु का। उसके बाद स्पंज एवं कवक का। किसका? स्पंज एवं कवक का। 700 करोड़ वर्ष पूर्व, 700 करोड़ वर्ष पूर्व प्रवाल हमें इस पृथ्वी पर देखने को मिले। फिर 500 वर्ष पूर्व हमें जो मछली है, मछली कशेरुकी देखने को मिली। उसके बाद हमें 500 करोड़ से लेकर 300 करोड़ के बीच में हमें उभयचर कीट, जो जमीन और पानी दोनों में रहते थे, देखने को मिले। इसी बीच 500 से 300 के बीच ही हमें शार्क मछली देखने को मिली। फिर हमें सरीसृप यानी डायनासोर पृथ्वी पर देखने को मिले। उसके बाद हमने 200 से लेकर 100 करोड़ वर्ष तक पक्षी, क्या? पक्षी और स्तनपायी पृथ्वी पर देखने को मिले। अब हमें 100 करोड़ के लगभग ही हमें फूल एवं मधुमक्खियां पृथ्वी पर देखने को मिली। उसके बाद हमें वर्षों पूर्व 1 करोड़ वर्ष पहले आदि मानव का विकास इस पृथ्वी पर हुआ। 10 लाख वर्ष पहले अग्नि का विकास। 3 लाख वर्ष पूर्व होमो सेपियंस मानव इस पृथ्वी पर दिखाई दिया। और लगभग 6500 ईस्वी पूर्व हमें इस पृथ्वी पर 6500 वर्ष पूर्व हमें लेखन कला का विकास इस पृथ्वी के ऊपर दिखाई दिया। तो आपने विभिन्न चरणों को देखा। जो लाइट ब्लू थे वो अरबों वर्ष पूर्व का काल था, डार्क ब्लू करोड़ों वर्ष पूर्व का, और ग्रीन हमारा वर्षों पूर्व का काल था। तो इस तरीके से पृथ्वी के ऊपर निर्माण होना स्टार्ट हुआ। अनेक लोग पृथ्वी के इतिहास का अध्ययन करते हैं। उनमें से कुछ लोग पृथ्वी की सतह के नीचे के रहस्यों को जानने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। इस तरह वे पृथ्वी के अतीत के साथ ही हमारे अतीत को भी समझने में सहायता करते हैं। ये आपको अलग अलग पिक्स दिखाई दे रही हैं। ये हमारा क्या है? पहली पिक्स में हमारे पास है भूवैज्ञानिक चित्र 4.2.1 में, यानी अध्याय 4 का जो चित्र है 2.1। सेकंड है जीवाश्म विज्ञानी। क्या है? जीवाश्म विज्ञानी सेकंड पिक्स में आप देख पा रहे हैं। थर्ड पिक्स में आप देख पा रहे हैं मानव विज्ञानी। क्या है ये? मानव विज्ञानी। और फोर्थ पिक्स में आप देख पा रहे हैं पुरातत्व विज्ञानी। क्या? पुरातत्व विज्ञानी। ऊपर दिए 4 चित्रों में प्रदर्शित की जा रही गतिविधियों का अवलोकन कीजिए। जीवाश्म क्या होते हैं? जीव जंतुओं के पद चिन्हों या पौधों के अवशेष चिन्ह जो कि मृदा अथवा शिलाओं की परतों के बीच संरक्षित पाए जाते हैं। यानी जीवाश्म क्या होते हैं?
जीवाश्म होते हैं जीव जंतुओं के पद चिन्ह या पौधों के अवशेष चिन्ह जो कि मृदा अथवा यानी मिट्टी अथवा शिलाओं यानी पत्थरों की परतों के बीच संरक्षित पाए जाते हैं यानी बचे हुए हैं। अब बात करते हैं भूविज्ञानी किसे कहते हैं। पृथ्वी के भौतिक स्वरूप जैसे मृदा, पत्थरों, पहाड़ियों, पर्वतों, नदियों, महासागरों एवं पृथ्वी के अन्य हिस्सों का अध्ययन करते हैं। भूवैज्ञानिक किसे कहते हैं। पृथ्वी के भौतिक स्वरूपों जैसे मृदा, पत्थरों, पहाड़ियों, पर्वतों, नदियों, महासागरों एवं पृथ्वी के अन्य हिस्सों का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को भूवैज्ञानिक कहते हैं। दूसरा हमारा है जीवाश्म वैज्ञानिक। क्या है। जीवाश्म वैज्ञानिक। सेकंड हमारा क्या है। फर्स्ट हमारा था भूवैज्ञानिक। क्या था। भूवैज्ञानिक। सेकंड हमारा है जीवाश्म वैज्ञानिक। थर्ड हमारा पिक्स में कौन था। मानव वैज्ञानिक। कौन था। मानव वैज्ञानिक। और फोर्थ पिक्स में हमारा था पुरातत्व विज्ञानी। क्या था। पुरातत्व विज्ञानी। जीवाश्म। जीवाश्म के रूप में करोड़ों वर्ष पूर्व यानी करोड़ों वर्ष पूर्व के पेड़ों, पशुओं एवं मानवों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। जीवाश्म विज्ञानी क्या करते हैं। जीवाश्म के रूप में करोड़ों वर्ष पूर्व के पेड़ों, पशुओं एवं मानवों के अवशेषों का अध्ययन करते हैं। मानव विज्ञानी नंबर 3। मानव समाजों यानी मानव का जो समाज है, मानव की जो संस्कृतियों का अतीत से लेकर यानी पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक अध्ययन करते हैं। नंबर 4 पुरातत्व विज्ञानी। पुरातत्व विज्ञानी क्या करते हैं। मानव, पौधों एवं पशुओं के द्वारा अपने पीछे छोड़े गए अवशेषों जैसे उपकरण, घड़े, पात्र, मनके, मूर्तियां, खिलौने, हड्डियां, पशुओं और मानव के दांत, जले हुए अनाज, घरों एवं ईंटों के हिस्से एवं अन्य वस्तुओं का उत्खनन करके अतीत का अध्ययन करते हैं यानी पास्ट का स्टडी करते हैं। तो भूवैज्ञानिक, जीवाश्म विज्ञानी, मानव विज्ञानी, पुरातत्व विज्ञानी अलग अलग तरीके का कार्य करते हैं। इतिहास में समय की गणना किस प्रकार की जाती है। किसकी गणना। इतिहास में टाइम काउंट कैसे होता है। हाउ टू काउंट टाइम। प्रत्येक समाज एक संस्कृति के पास समय की गणना करने की अपनी प्रणालियां रही हैं यानी हर एक समाज एवं संस्कृति अपने अपने तरीके से टाइम की गणना करते थे। उनका अपना अपना सिस्टम था। प्रमुख घटनाएं जैसे किसी व्यक्ति विशेष का जन्म, जैसे ईसा मसीह का जन्म, किसी व्यक्ति विशेष का जन्म अथवा किसी शासक के शासन का आरंभ यानी कोई राजा कब राजा बना, कब राज सिंहासन पर बैठा, एक नए युग का आरंभ माना जाता था। क्या माना जाता था। एक नए युग की स्टार्टिंग मानी जाती थी। आज के समय में विश्व भर में सामान्यतः ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी तिथि पत्र। आज के समय में सामान्यतः ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी तिथि पत्र का उपयोग होता है। साथ ही त्योहारों की तिथियों की गणना, त्योहारों की तिथियों की गणना एवं अन्य मांगलिक कार्यों के लिए हिंदू, मुस्लिम, यहूदी, चीनी आदि अन्य कैलेंडरों का भी यूज होता है। पश्चिम में सामान्यतः ईसा मसीह के जन्म वर्ष से कैलेंडर का आरंभ माना जाता है। वेस्टर्न कंट्री में कैलेंडर का आरंभ कब माना जाता है। ईसा मसीह के जन्म वर्ष से कैलेंडर का आरंभ माना जाता है।
इस बिंदु से आगे के वर्षों की गणना की जाती है एवं इसे अंग्रेजी में एडी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं इसे? एडी। एडी लैटिन भाषा का एक संक्षेप है। एडी जो है किस भाषा से रिलेटेड है? लैटिन भाषा से। लैटिन भाषा एक शब्द है, संक्षेप है, जो ईसा के जन्म के वर्षों के बाद को इंगित करता है। जब ईसा मसीह का जन्म हुआ उसके बाद के जो वर्ड्स हैं उनके बारे में यह बताता है। परंतु अब विश्व भर में से अंग्रेजी में यानी होल वर्ल्ड में इसे कॉमन एरा यानी सीई, कॉमन एरा यानी सीई कहा जाता है। उदाहरणार्थ भारत 1947 में संकल्प हुआ, इसे 1947 ईस्वी, कभी कभी सन 1947 अथवा 1947 सीई यानी कॉमन ईरा भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार ईसा मसीह के जन्म की पारंपरिक तिथि से पूर्व के वर्षों की गणना उल्टे क्रम में की जाती है एवं इसे अंग्रेजी में बीसी से इंगित किया जाता था। इसे अब अंग्रेजी में बिफोर कॉमन एरा, बीसीई, बिफोर कॉमन एरा यानी बीसी का था बिफोर कॉमन और ई मतलब एरा से इंगित किया जाता है। उदाहरण के लिए 560 से पूर्व गौतम बुद्ध, जिनके बारे में हम अध्याय 7 में जानेंगे, के जन्म की अनुमानित तिथि है। क्या आप गणना कर सकते हैं कि उनका जन्म आज से कितने वर्ष पूरा हुआ? बताइए कितने वर्ष पूरा हुआ उनका जन्म? आप देखिए ग्रेगरियन कैलेंडर तिथि पत्र, इस कैलेंडर का उपयोग अब विश्व भर में होता है, जिसमें कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं और इसमें 12 मंथ यानी 12 माह होते हैं। यह प्रत्येक 4 वर्ष में एक अधिवर्ष यानी लीप वर्ष होता है। इस प्रकार शताब्दी वर्ष जैसे 1800, 1900, 2000 आदि सभी अधिवर्ष यानी लीप वर्ष होंगे यदि वह 400 से विभाजित होते हैं। इसलिए दिए गए शताब्दी वर्षों में केवल 2000 ही लीप वर्ष होगा। क्या होगा? 2000 ही लीप वर्ष होगा। मांगलिक अनुकूलन अथवा भाग्य लाने वाला शुभ समय, उदाहरणार्थ एक मांगलिक शुरुआत है। विश्व में शैल चित्रकारी के प्रथम साक्ष्य 40,000 वर्ष पूर्व, हिमयुग 14,000 वर्ष पूर्व। इस तरीके से आप कैलेंडर में देख पा रहे हैं। इस पाठ्य पुस्तक में हमने बीसीई बिफोर कॉमन ईरा के लिए सामान्य संवत पूर्व यानी सामान्य संवत पूर्व इसके लिए यूज किया है बी सी और ई के लिए सी मीन कॉमन, ई मीन ईस्वी, बी मीन बिफोर तथा सी के लिए सामान्य संवत, कॉमन ईरा के लिए सामान्य संवत शब्दों का प्रयोग किया है। आइए पता लगाएं। इस प्रकार की गणना सरल होती है, परंतु इसमें कुछ इस प्रकार की गणना क्या होती है? सरल होती है, परंतु इसमें एक समस्या रहती है। ग्रेगोरियन तिथि पत्र यानी ग्रेगोरियन कैलेंडर में कोई भी वर्ष शून्य के रूप में चिन्हित नहीं किया गया है। वर्ष 1 सीई यानी कॉमन ईरा और 1 सी बिफोर कॉमन एरा के तुरंत बाद आता है। 2 जो है बिफोर
कॉमन एरा से लेकर 2 कॉमन एरा तक एक समय रेखा बनाइए। बनाइए भाई। आप देखेंगे कि शून्य वर्ष की अनुपस्थिति के कारण दोनों तथ्यों के मध्य केवल 3 वर्ष का अंतर है, क्योंकि जो ये कैलेंडर है आज के टाइम पे जिस कैलेंडर को आप यूज कर रहे हैं तो इसमें शून्य का अभाव है, सीधा 1 और 2। ये हमारा कैलेंडर है। ये यहाँ पर ईसा मसीह का जन्म है और इधर आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा CA। क्या हो जाएगा? CE कॉमन एरा। और ये हमारा हो जाएगा BC। क्या हो जाएगा? बिफोर कॉमन एरा। बिफोर कॉमन एरा। तो इसमें सिर्फ कितने वर्ष का अंतर है? 3 वर्ष का अंतर है। किसी भी बिफोर कॉमन एरा तथा कॉमन एरा की तिथियों के बीच के वर्षों की गणना करते समय हमें सदैव दोनों को जोड़कर उनके योग को में से एक को घटा देना चाहिए। यानी ऊपर क्या है? 2 + 2, 2 + 2 - 1 = 3। यानी 2 + 2 4 - 1 यानी 3। क्योंकि यहाँ जो अपना आधुनिक कैलेंडर है उसमें 0 कहीं नहीं चिन्हित किया गया। अपने सहपाठियों के साथ कुछ ऐसे उदाहरणों का अभ्यास कीजिए। उदाहरणार्थ, यदि हम महात्मा बुद्ध के प्रश्न पर पुनः लौटे, मान लीजिए हम आज 2024 में हैं। अब किस में है? 2024 में। तो महात्मा बुद्ध का जन्म 560 + 2024, 560 + 2024 यानी 4, 2 + 6 8 5 और 2 - 1 3 8 5 2 यानी 2583 ईस्वी पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। अंतिम हिमयुग का अंत 12,000 वर्ष पूर्व। प्रथम स्थायी निवास अंतिम हिमयुग का अंत क्या हुआ? कब हुआ? 12,000 वर्ष पूर्व। प्रथम स्थायी निवास व कृषि का आरंभ कब हुआ? 8,000 वर्ष पूर्व। कृषि का आरंभ और प्रथम स्थायी निवास। उसी के साथ तांबे के प्रथम धातुक्रम का आरंभ 4,000 ईस्वी पूर्व। कब? 4,000 ईस्वी पूर्व। बुद्ध का जन्म हुआ 560 ईस्वी पूर्व। और अशोक थे आज से हम इस कालखंड में हैं। कब? 2000 ईस्वी में, यानी 21वीं सदी में। भारतीय उपमहाद्वीप में मिट्टी के बर्तन कब आपको देखने को मिले? मिट्टी के बर्तन बनाने की तकनीक आई 6000 ईस्वी पूर्व में। और तांबे का प्रथम धातुक्रम का प्रारंभ 4000 ईस्वी पूर्व। और मेसोपोटामिया सभ्यता में संसार का प्रथम नगर सिंधु सरस्वती सभ्यता। और ईसा मसीह का जन्म यहाँ से 0। और उसके ईसा मसीह के जन्म के बाद से ही आज के समय को हम काउंट कर रहे हैं। तो एट प्रेजेंट 2025 चल रहा है। इसी प्रकार की घटनाओं को चिन्हित करने के लिए समय रेखा एक सुविधाजनक उपकरण है। क्या सुविधाजनक उपकरण है? समय रेखा। क्योंकि यह किसी विशेष अवधि में तिथि और घटनाओं के अनुक्रम को दिखाता है। यहाँ दर्शाई गई सरलीकृत समय रेखा पर मानव सभ्यता के आरंभ से वर्तमान तक, यानी समय रेखा पर मानव सभ्यता के आरंभ से लेकर वर्तमान तक की यात्रा को दर्शाया गया है। समय रेखा पर बिंदुओं के माध्यम से प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं को चिन्हित किया गया है। ध्यान रखिए कि समय रेखा पर बिंदुकृत हिस्से छोड़े गए हैं
कालखंड को दर्शाता अन्यथा यह समय रेखा लगभग 3 मीटर लंबी हो जाती है। महात्मा बुद्ध का जन्म 566 ईस्वी पूर्व। महात्मा बुद्ध के जन्म से लेफ्ट हैंड साइड पास्ट यानी अतीत। उसके बाद ईसा मसीह का जन्म और उसके बाद 2000 ईस्वी और उसके बाद 2000 ईस्वी से आगे हमारा क्या चल रहा है, भविष्य। तो ये समय रेखा हमारी इस तरीके से लंबी चल रही है। समय रेखा ऐतिहासिक घटना के क्रम को समझाने में भी सहायक होती है। उदाहरणार्थ तिथियां देखे बिना भी अब आप देख सकते हैं कि बुद्ध का जन्म ईसा मसीह के जन्म से पहले हुआ था। ध्यान रखें, वर्ष एवं दशक। वर्ष क्या, दशक क्या है? दशक 10 वर्षों का कालखंड यानी 10 ईयर्स। दशक क्या है? 10 ईयर्स। के साथ ही इतिहास में लंबी अवधि का अध्ययन करते समय हम सामान्यतः 2 अन्य विशेष शब्दों का भी उपयोग करते हैं। शताब्दी, दशक यानी 10 वर्ष, शताब्दी यानी 100 ईयर्स। यह किसी भी 100 वर्षों का कालखंड है। इतिहास में 1 ईस्वी से लेकर प्रत्येक 100 वर्षों के लिए शताब्दी की गणना की जाती है। उदाहरणार्थ वर्तमान में हम 21वीं शताब्दी में हैं, जो 2001 से प्रारंभ होकर 2100 तक चलेगी। कौन सी शताब्दी में हम एट प्रेजेंट? 21वीं शताब्दी में, जो कब से कब तक रहेगी? 2001 से स्टार्ट होकर 2100 तक चलेगी। ईसा पूर्व की गणना करने के लिए हम पूर्व सामान्य संवत पूर्व से आरंभ करके समय में पीछे की ओर लौटते हैं। उदाहरणार्थ 3री शताब्दी संवत पूर्व में 300 से लेकर 2001 सामान्य संवत पूर्व तक का समय सम्मिलित होगा। सहस्त्र शताब्दी, यह 1000 वर्षों का कालखंड है। इतिहास में 1/700 सामान्य संवत से लेकर प्रत्येक 76 वर्षों के लिए सहस्त्राब्दी की गणना की जाती है। उदाहरणार्थ हम 3री सहस्त्र शताब्दी में, जो 2001 से आरंभ होकर 3000 तक चलेगी। शताब्दी की इस तरह की सहस्त्र शताब्दी की गणना के लिए 1 सामान्य संवत पूर्व से आरंभ करके समय में पीछे की ओर लौटते। उदाहरणार्थ 1 सहस्त्र शताब्दी यानी सामान्य संवत पूर्व में 1 सामान्य संवत पूर्व से लेकर 1000 सामान्य संवत पूर्व तक का समय सम्मिलित होगा। पृष्ठ 62 एवं 63 में दी गई समय रेखा में क्या आप 8वीं सहस्त्र शताब्दी यानी सामान्य संवत पूर्व को चिन्हित कर सकते हैं? आइए पता लगाए। 1900 सामान्य संवत से लेकर आज तक की एक समय रेखा बनाइए। इस पर अपने दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, भाई बहन एवं अपनी जन्म तिथियों को अंकित कीजिए। साथ ही 20वीं शताब्दी सामान्य संवत के आरंभ वर्ष व अंतिम वर्ष को भी अंकित कीजिए। यानी क्या कहा गया है कि आपके दादा दादी यानी आपके दादा का जन्म हुआ 1960 में। उन्नीस 1970 में आपकी दादी जी का जन्म हुआ। आपका जन्म हुआ 1990 में। और आपके बच्चों का जन्म हुआ 2010 में। तो इस तरीके से आप इसको अपने जन्म तिथियों को अंकित कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में पारंपरिक तिथि पत्रों का निर्माण किस प्रकार किया जा रहा है? अनेक भारतीय तिथि पत्र महीने एवं दिनों के निर्धारण के लिए, अनेक कैलेंडर महीनों एवं दिनों के निर्धारण के लिए सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर
निर्भर करते हैं। पंचांग तालिकाओं की एक पुस्तक है जिसमें प्रत्येक माह के दिनों के साथ साथ संबंधित खगोलीय आंकड़ों को सूचीबद्ध किया जाता है। उदाहरणार्थ, यह सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, सूर्योदय एवं सूर्यास्त आदि जैसी घटनाओं का सटीक आकलन करता है। मौसम के पूर्वानुमान, त्योहारों की तिथियों और समय निर्धारण आदि के लिए आज भी भारत में पंचांग का बड़े स्तर पर क्या होता है, उपयोग होता है। इतिहास के स्रोत, इसके स्रोत क्या, कोई स्थान, व्यक्ति, लेख अथवा वस्तु जिसके माध्यम से हम अतीत की किसी घटना अथवा कालखंड से संबंधित जानकारी एकत्रित करते हैं। इतिहास के सोर्स क्या क्या हैं, आइए पता लगाएं। क्या आप अपने माता एवं पिता के परिवार की 3 पीढ़ियों की जानकारी एकत्रित कर सकते हैं? अपने माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, परदादा परदादी, परनाना परनानी की एक वंशावली बनाइए। उनके नामों का पता लगाइए और यह भी कि वह जीवन यापन के लिए क्या करते थे एवं उनका जन्म कहाँ हुआ था। साथ ही आप उन स्रोतों का भी उल्लेख कीजिए जहां से आपने ये सूचनाएं प्राप्त की। तो ये बच्चों के लिए होमवर्क है। अब ये एक टेबल बना रखी है कि संबंध दादा दादी, दादा का नाम, दादी का नाम, दादी क्या काम करती थी, दादा क्या काम करता था, दादा कहाँ पैदा हुआ, दादी कहाँ पैदा हुई, और ये सूचना आपको किसने दी, आपके मम्मी ने, आपके पापा ने, किसी बुक से, कहाँ से आपको ये सूचना मिली। इस तरीके से एक अपनी टेबल तैयार कीजिए। आइए विचार करें, क्या आपने कभी अपने घर अथवा आसपास पुराने सिक्के, पुस्तकें, वस्त्रों, आभूषणों अथवा बर्तनों को देखा है? इन वस्तुओं अथवा पुराने घरों एवं भवनों से हम किस प्रकार की सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं? प्रत्येक वस्तु अथवा संरचना एक कहानी बताती है और वह चित्रखंड पहेली के हिस्से की तरह होती है, जिज्ञासा की तरह। जिन वस्तुओं को आप अपने घर में देखते हैं वह आपको अपने परिवार के इतिहास के विषय में कुछ बताती हैं। इसी प्रकार हम ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में विभिन्न स्रोतों से जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। एक बात सदैव याद रखनी चाहिए कि इतिहास के मामले में पहेली के कुछ हिस्से गायब रह सकते हैं, जैसे शिलालेख, पांडुलिपि, ताम्रपत्र या सिक्के। वंशावली इतिहास के सोर्स है ये। मौखिक स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं आपके? मौखिक स्रोत आपके हो सकते हैं लोक साहित्य और वंशावली। शिलालेख आपके हो सकते हैं सिक्के, यानी सिक्कों पे भी लिखा जा सकता है, ताम्रपत्र पर भी लिखा जा सकता है, पांडुलिपि पर भी लिखा जा सकता है। पुरातात्विक स्रोत यानी संरचना, यानी स्मारक, यानी टीला। उत्खनन में क्या क्या मिल सकता है? मानव, पशु तथा पौधों के अवशेष खुदाई में, उपकरण एवं हथियार, उसी के साथ भारतीय साहित्य, वेद एवं इतिहास, कविता और नाटक भी हो सकते हैं भारतीय साहित्य में, ऐतिहासिक लेख भी हो सकते हैं भारतीय साहित्य में, कहानियों का संग्रह भी भारतीय साहित्य में हो सकता है, वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेख भी भारतीय साहित्य में हो सकते हैं, विदेशी विवरण, यात्रा विवरण, वृत्तांत या विदेशी स्रोत। कलात्मक स्रोत ये आप बाद में देख पाएंगे। तो ये कलात्मक स्रोत में आपका आ जाएगा चित्रकला, मूर्तिकला और पट्टिका यानी पैनल। और उत्खनन में आपको मर्त बांड हो सकते हैं, खिलौने हो सकते हैं, मूर्तियां एवं आभूषण हो सकते हैं, निवास स्थान एवं स्वादान हो सकता है। उसी के साथ विदेशी विवरण में आपका यात्रा वृत्तांत हो सकता है और ऐतिहासिक वृत्तांत आपका हो सकता है। नेक्स्ट,
प्रश्न 67 पर दिए गए इतिहास के स्रोत संबंधी चित्र को देखिए। यह इतिहास के प्रमुख स्रोतों को एक साथ प्रदर्शित करता है। आपको अभी इन सभी को याद रखने की आवश्यकता नहीं है, हम आगे चलकर इनमें से कुछ का उपयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब इतिहासकार 1500 वर्ष पूर्व के किसी राजा या रानी, कब का? इतिहासकार 1500 वर्ष पूर्व के किसी राजा या रानी, प्राचीन स्मारक, युद्ध या व्यापार की वस्तुओं के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करते हैं, तो वे बड़े ध्यान से अधिक सोर्सेज से जानकारी संकलित करने का प्रयास करते हैं। कभी कभी ये सोर्स एक दूसरे की पुष्टि करते हैं, जैसे चित्रखंड में पहेली के टुकड़े मेल खाते हैं, तो कभी कभी यह एक दूसरे के विपरीत सूचनाएं प्रदान करते हैं, जैसे चित्रखंड पहेली जिज्ञासा के टुकड़े मेल नहीं खाते। ऐसी परिस्थिति में यह निर्णय लेना पड़ता है कि किस स्रोत पर अधिक विश्वास किया जाए। इस प्रकार इतिहासकार जिस कालखंड का अध्ययन कर रहे होते हैं, वे उसके इतिहास का पुनर्निर्माण करने का प्रयास करते हैं। इतिहास के इस सभी स्रोतों में कौन योगदान देता है? इतिहासकार के साथ ही पुरातत्व विज्ञानी है, पुरालेख शास्त्री है, जो प्राचीन अभिलेख पढ़ते हैं। पुरालेख शास्त्री यानी जो प्राचीन अभिलेख पढ़ते हैं। मानव विज्ञानी जो मानव समाज व संस्कृतियों का अध्ययन करते हैं। साहित्य व भाषा विशेषज्ञ आदि इसमें अपना योगदान देते हैं। साथ ही पिछले 50 वर्षों में वैज्ञानिक अध्ययनों ने इतिहास के पुनर्निर्माण में अधिक से अधिक योगदान दिया है। फॉर एग्जाम्पल, प्राचीन जलवायु का अध्ययन, उत्खनन की गई सामग्री का रासायनिक अध्ययन यानी कार्बन 14 से कार्बन डेटिंग विधि, और प्राचीन मानव की आनुवांशिकी के अध्ययन से एक नया दृष्टिकोण दिया है, जिससे और पूरक स्रोत प्राप्त हुए हैं। साथ ही जब इतिहासकार आधुनिक इतिहास साधारणतः, जिसका अर्थ है पिछली 2 अथवा 3 शताब्दियों का अध्ययन करते हैं, तो समाचार पत्र एक अन्य महत्वपूर्ण स्रोत हो सकता है। पिछले कुछ दशकों के अध्ययन के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी टीवी और इंटरनेट आदि का भी उपयोग किया जा सकता है। आनुवांशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा जो यह अध्ययन करते हैं कि किस प्रकार पौधों, जानवरों या मनुष्यों की कुछ विशेषताओं एवं गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते हैं। आइए पता लगाएं। अगले पृष्ठ पर इतिहास से संबंधित कुछ चित्र दिए गए हैं। ये वस्तुएं कौन कौन सी हैं एवं आपके अनुसार क्या दर्शाती हैं? चित्र के सम्मुख दिए गए स्थान में वस्तु से संबंधित प्राप्त जानकारी लिखिए। देखिए भाई, ये पिक्चर्स आपके सामने हैं, इनसे रिलेटेड आप जानकारी लिख सकते हैं। ये किस कालखंड की वस्तुएं हैं, ठीक है? तो इस तरीके से आप इसकी जानकारी लिख सकते हैं। इस पेज पर साथ आपको पेज पर नेक्स्ट, मानव इतिहास का प्रारंभ। होमो सेपियंस लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर रह रहे हैं। कितने साल पूर्व? लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर रह रहे हैं। यह एक लंबा समय प्रतीत होता है, परंतु यह पृथ्वी के इतिहास का एक छोटा सा अंश है। वैसे तो यह हमें बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन पृथ्वी के इतिहास का छोटा सा अंश है, जैसे कि आपने लास्ट स्लाइड पर देखा था। यानी अरबों वर्ष पूर्व हमारी पृथ्वी का निर्माण हुआ और धीरे धीरे उस पर जीवन बनना स्टार्ट हुआ, और किस तरीके से जीवन विकास पृथ्वी के ऊपर हुआ है ये आपने देखिए। यह हमारे आखेटक एवं खाद्य संग्राहक लोग थे, जो गुफाओं में रहते थे और गुफाओं के ऊपर चित्रकारी करते थे।
कुछ औजार बना रहे हैं, कोई कुछ कार्य कर रहा, कोई कुछ कार्य कर रहा। आइए पता लगाएं। ऊपर दिए गए चित्र में शैलाश्रय में आरंभिक मानव से संबंधित कुछ गतिविधियां देखिए। आप इनमें से किस किस गतिविधि को पहचान सकते हैं? प्रत्येक का संक्षिप्त विवरण दीजिए। आदि मानव को प्रकृति से अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक दूसरे की सहायता करने के लिए वे टोलियों अथवा समूह में रहते थे, यानी ग्रुप्स बनाकर रहते थे। वे मुख्यतः आखेटक एवं खाद्य संग्राहक थे। क्या थे? आखेटक और खाद्य संग्राहक, यानी शिकार करते थे और भोजन इकट्ठा करते थे तथा भोजन एवं आश्रय की कंटिन्यूअस खोज करते रहते थे। इसका जो अर्थ हुआ, ये हुआ कि उस समय के लोग एक स्थायी जीवन नहीं जीते थे, निर्भर थे। हमारे आदि पूर्वजों के प्राकृतिक तत्वों को लेकर कुछ निश्चित विश्वास थे। संभवतः उनका मरणोपरांत जीवन, यानी मरने के बाद भी मनुष्य जन्म लेता है। यह समूह अस्थायी शिविर, शैलाश्रय यानी गुफाओं में अथवा गुफाओं में रहते थे एवं एक दूसरे से जिन भाषा में संवाद करते थे वे अब लुप्त हो चुके हैं, यानी जिस तरीके से वे लोग बात करते। उन्होंने अग्नि का उपयोग किया, पत्थर की उन्नत कुल्हाड़ियों एवं ब्लेड्स, नुकीले तीरों एवं अन्य उपकरणों आदि के निर्माण ने उनके जीवन को सरल बना दिया। संपूर्ण विश्व की सैकड़ों गुफाओं के शैल चित्रों में उनके जीवन की विविध आयाम दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? विभिन्न आयाम। इनमें से कुछ चित्र साधारण आकृतियों एवं प्रतीकों के हैं, जबकि कुछ अन्य चित्र अधिक विस्तृत हैं एवं उनमें पशुओं एवं मानवों के दृश्य हैं, यानी शिकार करते हुए मनुष्य के दृश्य हैं। समय के साथ इन आदि मानवों ने पत्थर एवं मनकों की माला बनाई। किसकी माला बनाई? पत्थरों और मनकों की। पशुओं के दांतों के पेंडेंट, हाथी दांत के पेंडेंट आज भी लोग पहनते हैं। आदि जैसे साधारण आभूषण बना लिए और कभी कभी वे दूसरे समूहों के साथ इनका आदान प्रदान भी करते थे। नेक्स्ट हमारा स्लाइड है 14। अब आप ये पिक्चर्स ध्यान से देखिए कि लोगों ने अपना स्थायी जीवन स्टार्ट कर दिया था और उसी के साथ वो कृषि भी, पशु भी पालने लगे थे और कृषि भी करने लगे थे। आइए विचार करें। पहले प्रदर्शित शैल चित्र एवं उपयुक्त चित्र दोनों में पुरुषों एवं महिलाओं को कुछ निश्चित भूमिकाओं में दर्शाया गया है। यद्यपि ये स्वाभाविक प्रतीत होते हैं, परंतु आवश्यक नहीं कि ये सही ही हो और ये सभी परिस्थितियों पर लागू नहीं होते। उदाहरण के लिए हो सकता है कि शैल चित्रों में महिलाओं ने गुफा में चित्रकारी करने के लिए रंगों को तैयार किया अथवा स्वयं चित्रकारी की हो। दोनों ही चित्रों में हो सकता है कि पुरुषों ने भोजन की कोई वस्तु बनाई हो अथवा शिशुओं की देखभाल में मदद की हो। ऐसी भूमिकाओं एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए कक्षा में चर्चा कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए कि हमारे पास उस समय की केवल सीमित सूचनाएं ही उपलब्ध हैं। जैसे जैसे समुदायों का विकास हुआ, समाज जटिल होता गया। सरदार एवं मुखिया लोगों के कल्याण के लिए उत्तरदायी थे एवं सभी सामूहिक रूप से सामुदायिक कल्याण के लिए कार्य करते थे। उदाहरण के लिए निजी स्वामित्व का भाव नहीं था और भूमि पर सामुदायिक रूप से कृषि की जाती थी। जैसे जैसे समय बीतता गया, पल्ली यानी उपग्राम बड़े गांव में परिवर्तित होते गए, जो मुख्यतः भोजन, वस्त्र एवं उपकरण आदि वस्तुओं का आदान प्रदान करने लगे। धीरे धीरे इन गांवों में संप्रेषण एवं आवागमन का तंत्र विकसित हुआ। संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, बातचीत का एवं आने जाने का तंत्र विकसित हुआ एवं इनमें से कुछ छोटे कस्बों में परिवर्तित हो गए, टाउन में बदल गए।
उदाहरणार्थ मृत भांड, मिट्टी की अन्य वस्तुओं को बनाने एवं धातुओं के उपयोग, पहले तांबा और फिर लोहा। तांबा कांसा प्लस टीन, कांसा प्लस टीन को मिलाकर, कांसा प्लस टीन को मिलाकर तांबे का निर्माण किया जाता है। नो 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 सॉरी, तांबा प्लस टीन को मिलाकर किसका किया जाता था निर्माण? कांसे का, जिससे टिकाऊ उपकरण, दैनिक उपयोग की वस्तुएं आभूषणों को बनाना सरल हो गया। हम अध्याय 6 में देखेंगे कि इन चरणों ने किस प्रकार से सभ्यता के उदय में योगदान दिया। अभी यह याद रखना आवश्यक है कि मानव सभ्यता को विकास के इन प्रारंभिक चरणों में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। इस दौरान कुछ कठिन क्षण भी आए, जब कुछ पूर्ववर्ती प्रजातियों की भांति मानव सभ्यता भी लुप्त हो गई। हम उन आदिमानव के बारे में कभी नहीं जान पाएंगे जिनके साहस और दृढ़ता के कारण आज हमारा अस्तित्व संभव है। इस तरीके से पर्सन ये इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को दे रखे हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।